जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम केंद्रीय बजट 2020-2021 के बारे में हम जानते हैं। आज डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में हमें देखना होगा कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है और कहाँ सरकार खर्च करती है, कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार का और कहाँ कहाँ रेवेन्यू लगाया जाता है। तो इसको हम बजट बोलते हैं। हर साल का, हर ईयर का एक बजट होता है जिसमें सरकार ये बताती है कि इतना पैसा हमको कौन से एरिया में कितना कितना पैसा खर्च करना है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का डिस्कशन शुरुआत करते हैं हम। केंद्रीय बजट 2020-2021, सरकार के पास रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, बजट की कुछ सबसे पहले महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो बजट है, निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं, भारत सरकार की वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट अपना भाषण दिया था संसद में खड़े होके, और ये अब तक के इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है। इससे पहले 2 घंटा 13 मिनट का यशवंत सिंह थे वित्त मंत्री, तब उन्होंने दिया था। तब के बाद 2 घंटे 40 मिनट तक का निर्मला सीतारमण जी का भाषण था। बहुत ही ऐतिहासिक भाषण रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ बारीकियां हैं, छोटी छोटी बारीकियां, जो कि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं और हम इन्हें गलत कराते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था इस तरह से। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसकी थीम पता होनी चाहिए। पूछा जाता है कि इस बार के बजट की थीम क्या थी। तो थीम थी इसकी जीवन यापन में आसानी, यानी ईज़ ऑफ लिविंग। जीवन यापन में कैसे आसानी होनी है, ये थीम बनाई थी। उसके एक थीम जनरेट करके तब हम आगे का डिस्कशन शुरुआत करते हैं। किसी भी बजट को करना है या कोई भी प्रोग्राम जनरेट करना है या कुछ भी करना होता है, तो एक थीम होती है उसकी, उस थीम पे काम किया जाता है। इसमें एक और चीज़ याद कर रखने लायक चीज़ ये है कि तमिल कवि तिरुवल्लुवर की कविता सुनाई गई थी। अच्छा, पूछा जाएगा कि तिरुवल्लुवर किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि तमिल लिटरेचर से संबंधित है, तमिल भाषा के कवि हैं। अच्छा, पूछा जाए कि इस बार के बजट भाषण में एक कविता सुनाई गई थी, वो कौन से कवि से ली गई है, तो आप बताओगे तिरुवल्लुवर। ठीक है, तो कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसी तरह से हमको बताना होगा। आर्थिक विकास दर 10% रहने का अनुमान लगाया था इस बार। हालांकि कोविड-19 की वजह से सब कुछ ये ख़त्म हो चुका है, कुछ मतलब ये अनुमान के अनुमान ही रह गए, हम कुछ नहीं पूरा कर पाएंगे, ऐसा जानकारों का मानना है। तो आर्थिक विकास दर फिर भी हमें देखना है कि कितना, जब बजट पेश हुआ था तो कितनी रखी गई थी। 10% रहने का अनुमान था कि जो हमारी ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो 10% होगी। और जीडीपी में हम 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगा के चले थे, जो कि अब नेगेटिव में आ चुकी है। अभी कई सारी एजेंसी ने हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बताया है, तो वो नेगेटिव में बता रहे हैं। तो जब हमने बजट पेश किया था तो 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, और एक बार जान लेते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो $2.9 ट्रिलियन की है, यानी पूरे विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, $2.9 ट्रिलियन, जिसका कि हम 2025 तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा हुआ था। ठीक है, देखना है वो आगे क्या होता है। अभी तो 2025 के बहुत टाइम है। आगे देखते हैं कि देखिए, कुछ देश और हैं जो हमारे देश से ऊपर हैं, जिनकी इकोनॉमी देख लेते हैं। अमेरिका की $21.4 ट्रिलियन है, जो नंबर 1 पे है, और चीन की $14.1 ट्रिलियन, नंबर 2, और जापान की $5.2 ट्रिलियन, और जर्मनी की है $3.9 ट्रिलियन। जर्मनी को हमें कर देते आसानी से, अगर कोविड-19 नहीं होता तो 2.9 से हम बहुत जल्दी ऊपर बढ़ रहे थे। ठीक है, तो और रांची में जनजातीय संग्रहालय बनाने की घोषणा हुई है। 2021 में जनजातीय संग्रहालय बनेगा एक रांची में, तो ये याद रखना है। और 5 राज्यों में पुरातात्विक स्थलों का संग्रहालय बनाना है। 5 राज्य कौन से? हरियाणा, यूपी, असम, गुजरात और तमिलनाडु। 5 राज्यों में पुरातात्विक स्थल बनेंगे और रांची में एक जनजातीय संग्रहालय बनेगा। ठीक है, ये तो छोटी छोटी बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे देखते हैं कि सरकार ने लक्ष्य क्या क्या रखे थे। बजट में बता देना, एम क्रिएट होता है कि बताना होता है कि हमें इस साल हमें ये काम करने हैं, इतना पैसा है हमारे पास, यहाँ लगाएंगे, ये ग्रोथ होगी हमारी। ठीक है, तो 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम पूरा करना है, 2023, यानी ये लक्ष्य हमें याद रखना है। अगर पूछा जाए कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम कब तक पूरा करना है, 2023 तक। 2025 तक 100 नए एयरपोर्ट बनाने हैं।
देखना है कैसे बन पाते हैं। 2025 तक 100 नए एयरपोर्ट बनाने हैं। 2020-2021 में 150 तेजस जैसी ट्रेन यानी हाई स्पीड ट्रेन चलानी है हमें। कितनी? 150 इसी साल में नहीं चल सकती, कोई बात नहीं, फिर भी हमें एम तो पता होना ही चाहिए। 2021 में 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई लगाना है नए, यानी जितने लग चुके हैं उनसे अलग हमें 550 पे और लगाना था। 2021 में ही हमको किसान रेल चलानी थी, जो किसानों के लिए जो माल को ले जा सकेगी सस्ते उसमें। और 2025 तक हमें दूध का उत्पादन डबल करना था, जो डबल यानी मिल्क प्रोडक्शन में हम वैसे भी अच्छा करते हैं, फिर भी इसको हमें डबल करना था 2025 तक। ये हो सकता है, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। 2022-23 तक 200 लाख टन मत्स्य उत्पादन यानी मछलियों का जो उत्पादन है, इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चला दिए गए हैं। 2022-23 तक हमको 200 लाख टन करना है इसको, ठीक है। और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर करना है, यानी लगभग 9,000 किलोमीटर तक की हमें प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बढ़ानी है। ये लक्ष्य रखे हैं कुछ, हमें ये याद करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं। टीबी को ख़त्म करना है हमको 2025 तक। पूछा जाए कि टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य कब है? 2025। ब्रुसेलोसिस एक बीमारी होती है, उसको ख़त्म करने का भी 2025 है। और मवेशियों में फुट एंड माउथ जो रोग होता है, इसको मैंने योजनाओं में और उसमें भी कवर किया हुआ है। इसको नियंत्रित करना है हमें 2025 तक और ख़त्म कर देना है 2030 तक। भेड़ और बकरियों में पेस्ट पैटिस रूमिनेंट एक बीमारी होती है, इसको 2025 तक खत्म करना है। ये बजट में ही हमने सारी बात करी थी कि 2025 तक हमें क्या करना है, 2030 तक हमें क्या कर देना है, 2021-2023 में क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने बजट में बताई गई थी। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा ये पिक लिया गया है। इसमें रुपया बताया गया है कि रुपया कहाँ से आता है। सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है? देखिए, इसमें आता है उधार और अन्य देयता, यानी जो हम बोरो करते हैं कहीं से भी, वो सबसे ज़्यादा, यानी 20% हम बोरो करके लेते हैं, पैसे को उधार लेते हैं, तो इसकी ब्याज भी देनी होती है। आगे देखते हैं कहाँ जाता है पैसा। और ज़्यादातर जो सरकार के पास रेवेन्यू आता है वो टैक्स से आता है, क्योंकि सरकार के पास जो इनकम, जो जितनी भी इनकम है वो टैक्स से होगी। तो उधार से 20% ले लिया हमने। निगम कर होता है 18% हमारा। ऐसे ही जीएसटी, माल और सेवा कर 18%, ठीक है। और विभिन्न राजस्व कर जो होते हैं, अलग अलग तरह के रेवेन्यू जो टैक्स लगाते हैं हम, तो वो 10% है। इनकम टैक्स हमारा 17% है और सीमा शुल्क हमारा 4% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%। यानी अगर हम इसको 1 रुपये में बांट दें तो इसको इस तरह से हम पैसा बांट सकते हैं कि यहाँ से आता है। अब देखा जाए कि जाएगा कहाँ पे, खर्च कहाँ होता है, करना कहाँ पे हमें खर्च। तो सबसे ज़्यादा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जाता है। कहने का मतलब है कि जब जीएसटी हम ले लेते हैं या टैक्स हम ले लेते हैं तो स्टेट को भी बांटना होता है हमें, तो 20% हम स्टेट को टैक्स का हिस्सा दे देते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है ब्याज भुगतान। जो हमने उधार लिया था 18% हम ब्याज भुगतान में ही दे देते हैं, यानी सेकंड नंबर का भुगतान हमारा पैसे का ब्याज का हो जाता है। फिर आता है वित्त आयोग तथा अन्य अंतरण, यानी जो वित्त आयोग हमने बना रखे हैं उसमें 10% जाता है, ठीक है। फिर केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम जो मैंने बताई थी, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उनके लिए 13% जाता है। स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी कुछ जाता है इसमें से, तो 13% में ही सब कुछ कवर हो जाता है। उसके बाद केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें जो होती हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 9%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 13% जाता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9%, ठीक है। और डिफेंस में 8% और जो अदर जो खर्चा होगा हमारा, अदर एक्सपेंडिचर जो होगा 10% होगा। और डिफेंस में 8%, पेंशन में 6% और जो सब्सिडी जैसे हम देते हैं, जैसे गैस सब्सिडी दी या कोई काम करने पर सब्सिडी दी, तो उसमें 6% जाएगा, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि रुपया आता कहाँ से है और जाएगा कहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ मंत्रालय हैं जिनको बजट प्रावधान में 2021 में पैसा आवंटित किया गया है, यानी मिनिस्ट्री को पैसा, इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा, इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा, उसके बारे में जानते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को 50,040 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 67,112 करोड़ दिए गए हैं। रेल मंत्रालय को 72,216 करोड़ दिए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 91,823 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 99,312 करोड़, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,22,398 करोड़, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 1,24,535 करोड़, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1,42,762 करोड़, गृह मंत्रालय को 1,67,250 करोड़ और रक्षा मंत्रालय को 4,71,378 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। तो हमको ये याद नहीं रखना है कि किसको कितना दिया गया है, बहुत कम चीज़ें याद रखनी होती हैं। हमें ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च किया गया है और कृषि से संबंधित कहाँ खर्च किया गया है। इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। ठीक है, याद रखने को याद भी रख सकते हैं। ये गिनी चुनी कुछ मिनिस्ट्री हैं, इनके पैसे हमें लमसम याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। बार बार हम इसको देखेंगे तो हमें याद भी हो जाएगा, रिवाइज करते रहेंगे तो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कुछ योजनाएं थी जिसके लिए अलग से हमने बहुत सारा पैसा दिया। तो अलग से का मतलब ये है कि इन्हीं में से कहाँ कहाँ कौन सी योजना में कितना पैसा दिया गया है। तो इसके लिए देखिए अलग से बात करते हैं। नल से जल योजना के लिए सबसे ज़्यादा पैसा आवंटित हुआ है। नल से जल योजना के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए अलग से आवंटित हुए हैं ये नल से जल योजना के लिए। और ऐसी एजुकेशन के लिए 99,300 करोड़ रुपए। ठीक है, एससी कल्याण के लिए 85,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़ रुपए, एसटी कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपए, पोषण कार्यक्रमों के लिए हमें 35,600 करोड़ रुपए, महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपए, औद्योगिक विकास के लिए 27,300 करोड़ रुपए। तो इनका हम सीक्वेंस याद रख सकते हैं और इनके बारे में थोड़ा बहुत हमें लमसम भी याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑप्शन में आएगा तो हम देख के लगा सकते हैं। ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 20,000 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए, वायु प्रदूषण निवारण के लिए 4,400 करोड़ रुपए और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए। देखिए स्किल डेवलपमेंट के लिए मात्र हम 3,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं बस। और फिर कहते हैं कि स्किल्ड नहीं है किसी के पास, हमारा देश ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है, हम सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बना पा रहे, हम हार्डवेयर में क्यों नहीं काम कर पा रहे, चाइना इतना आगे क्यों है। लेकिन अगर हम बजट पे ध्यान दें तो देखा जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए मात्र 3,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं, जिससे कुछ नहीं हो सकता है देखा जाए तो इतने बड़ी पॉपुलेशन में। ठीक है, तो इसमें कुछ योजनाएं भी बनी हैं बजट में जो कि मैं योजनाओं में कवर तो कर चुका हूँ, उसका रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ी इनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इनको बहुत ध्यान से भी पढ़ सकते हैं हम। कृषि उड़ान योजना, कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए हमने कृषि उड़ान योजना चलाई है। निर्विक योजना किससे संबंधित है? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्विक। विवाद से विश्वास योजना किसके लिए है? मुकदमेबाजी के लिए। पीएम कुसुम योजना केरोसिन और सोलर पंप की निर्भरता को दूर करने के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था, कुसुम योजना ऐसे लगता है कि जैसे बागबानी से संबंधित हो, लेकिन नहीं, केरोसिन और सोलर पंप की जो निर्भरता है उसको दूर करने के लिए। पूछा जाए कि 16 सूत्रीय एक्शन प्लान किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। धनलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? महिला के लिए, यानी महिलाओं के लिए धनलक्ष्मी शब्द का प्रयोग। ऑब्जेक्टिव में बहुत ही अच्छे सवाल बन सकते हैं यहाँ से। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, बागवानी को प्रोत्साहन करने के लिए। यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, चैरिटी संगठन जो बनाते हो उनके लिए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा। ये कुछ योजनाएं हैं। ठीक है, तो बजट से जितने भी सवाल हमारे आ सकते थे वो हमने डिस्कस किया है। और जहाँ तक है इस 12-13 यानी 14 मिनट लगभग का लेक्चर हुआ होगा, इससे हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन टैकल हो ही जाएंगे वनडे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है आस्क CSE नाम से, ASK CSE। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस कर देते हो तो क्या होता है कि हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है। नोटिफिकेशन से क्या फ़ायदा होता है? जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो उसका हमें पता लग जाता है और हम उसे देख लेते हैं। अच्छा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर करना है। शेयर क्यों करना है? क्योंकि ज़्यादा लोगों पर ये जानकारी पहुँचेगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, सबको बढ़ाना है, सबका साथ सबका विकास भी करना है, जैसा भारत सरकार का स्लोगन भी है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए, सेफ रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।